भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है, क्या चीज़? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है, तब क्या है? शब्द है, पद है, ध्वनि या वाक्य है, तब क्या होगी? तब इसकी सार्थक इकाई होगी शब्द। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। सबसे पहले क्या आई थी? संस्कृत आई थी, ठीक है। उसके बाद में क्या आई थी? पाली आई थी, ठीक है। उसके बाद में क्या आई थी? प्राकृत आई थी। उसके बाद में अपभ्रंश आई थी। उसके बाद में बोली आई थी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, अर्थात पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, क्या चीज़? हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वे कौन कौन सी हैं? तब ये कौन कौन सी हैं? चा है, नहीं है। छा है, नहीं है। जा है, नहीं है। जा है, नहीं है। टा है, है। ठा है, डा है, ढा है, ये भी है। तो इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, क्लास को पूरा देखें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो क्लास को दोबारा प्ले करके देखें, जिससे इस क्लास में आपको एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में हर हाल में आएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि अड़ा और डा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? क्या बताना है? कौन सा कथन शुद्ध है? शुद्ध कथन बताना है। तब शुद्ध कथन कौन सा हो जाएगा? ये मूर्धन्य उत्तिक्षत काची उत्तिक्ष ध्वनियाँ हैं, इसलिए इसका कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? क्या बताना है? भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है? तब भूकंप किस प्रकार की संज्ञा होगी? तब ये जो भूकंप जो संज्ञा होगी वह किस प्रकार की होगी? वह होगी आपकी जातिवाचक। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? किसका? नेता का। क्या होगा? नेत्री होगा, नेतृत्व होगा, नेतानी होगा, नेता होगा। तब इसका क्या होगा? तब इसका जो होगा नेत्री होगा। नेता का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? नेत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या होगा? क्या बताना? बहुवचन बताना। हम होगा, तुम होगा, बे होगा या सब होगा? तब इसका बहुवचन क्या होगा? तब इसका बहुवचन क्या होगा? तब इसका बहुवचन होगा हम। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से क्या चीज़? निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तब कौन सा है जो कि विशेषण नहीं है? आपको बताना है। तब कौन सा विशेषण नहीं होगा? मानस। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या है रीतिवाचक है, या प्रमाणवाचक है, या स्थानवाचक है, या कालवाचक है? तब क्रिया विशेषण किस प्रकार का होगा इसमें प्रतिदिन का? तब ये किस प्रकार का होगा? तब ये जो होगा कालवाचक। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करें, और आप अपने साथियों में भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया वाक्य है। क्या बताना? अकर्मक क्रिया वाक्य है। तो कौन से अकर्मक क्रिया वाक्य है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। पहला ही वाला इसका ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या चीज़? कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताना। किसका? कपड़ा का कारक बताना है। साथियों, क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न ठीक से पढ़ने के उपरांत ही जवाब दिया करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है प्रश्न की डिमांड कुछ और होती है और जवाब वो उसका कुछ और दे देते हैं, इसलिए हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, जो कि वह प्रश्न हमारा आते हुए भी गलत हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें अपना सिलेक्शन लेना है हर हाल में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कर्ता कारक होगा, करक कारक होगा, कर्म कारक होगा या अधिकरण कारक होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। मैं कौन सा काल? क्या बताना है? काल बताना कि कौन सा काल है इसमें। तब इसमें जो काल कौन सा होगा? वह काल होगा संभाव्य वर्तमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? किसका भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? क्या मैंने पुस्तक पढ़ी? पुस्तक पढ़ी जाती है। आम खाया जाता है। धूप में चला नहीं जाता। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका जो सही जवाब होगा धूप में चला नहीं जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आहा आप आहा आ गए। क्या चीज? आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो आहा क्या शब्द है? तब यह आहा क्या शब्द है? तब जो आहा जो शब्द है वह अव्यय है। क्या चीज़ है? अव्यय। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा होगा? किसका गीध का तत्सम रूप पूछा गया है? गर्दभ होगा, गिरंती होगा, गिरद होगा या गंध होगा? तब इसका तत्सम क्या होगा? तब इसका जो तत्सम होगा वह होगा गिरद। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा होगा? करा चुके हैं ये। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अगिन है, पुष्प है, शलाका है, 14 है। तब कौन सा है तद्भव? तब इसमें कौन सा तद्भव हो जाएगा? तब इसमें जो तद्भव हो जाएगा वह हो जाएगा 14 है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। किसका? पक्षी का। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी का पर्यायवाची होता है वरुण। अगला प्रश्न है कि अपसरण का विलोम क्या होगा? किसका? अपसरण का। अभिसरण होगा, अपसरण होगा, सरण होगा, उपसरण होगा। तब इसका विलोम क्या होगा? तब जो इसका विलोम होगा अभिसरण। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत अर्थात गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा होगा? क्या बताना? गलत शब्द युग्म बताना है। क्या होगा? घात का प्रतिघात ठीक है, प्रसारण का संकुचन ठीक है, शाश्वत का सदैव, ये दोनों सेम एक ही हैं, इसलिए सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मद का समानार्थी नहीं? किसका? मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल, गर्भ, मद या नशा, किसका पूछा गया है? मद का समानार्थी पूछा गया कि मद का समानार्थी नहीं है। तो कौन सा है जो मद का समानार्थी नहीं है? तब मद का समानार्थी कौन हो जाएगा? शिथिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना है। तब वह कौन सा शब्द होगा? आँख, आँख, अली, अक्षी, अक्ष, ये नहीं होगा। अंग, आप, यव, अंश और शरीर। क्या चीज? अंग, अवयव, अंश और शरीर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को भी शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन
दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शब्द है, तब उसे क्या कहेंगे? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहेंगे एक शब्द में? तब इसे क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे अधियाचना। सॉरी साथियों, तब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अध्यादेश। क्या कहेंगे? अध्यादेश। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। तो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? तो उसके लिए उचित शब्द होगा तकावी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। इवको को डैश डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। तब रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा? तब यहाँ पर आएगा अपने पैरों पर खड़े होना। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहाँ जाता जब कोई। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा काम समय पर ना हो। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है क्या? चीज द्रौपदी का चीर का अर्थ है क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना या सुंदर स्त्री। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मनुजात और मनुजात का अर्थ बताना है। किसका अर्थ बताना है? मनुजात और मनुजात का। तब इसका अर्थ क्या होगा? तब जो इसका अर्थ होगा वह होगा मानव और राक्षस। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि परिक्रमा में उपसर्ग है। किसमें? परिक्रमा में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है? तब इसमें जो उपसर्ग होगा वह परि होगा। क्या पूछा? उपसर्ग। तब इसमें कौन सा हो जाएगा? परि। और परि किसमें? ऑप्शन डी में। डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? तो भैया किस प्रकार के ये तदित प्रत्यय हैं बताना है। तब ये किस प्रकार के हैं? तब ये जो है भाववाचक। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद बताना। तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? इत्यादि। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा एयर संधि। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है गुरुदेव शब्द में समास बताना क्या है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तब इसमें कौन सा समास होगा? तब इसमें जो समास होगा कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तब कौन सा प्रकार नहीं है? तब ये प्रकार नहीं है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य क्या होगा? आज्ञार्थक वाक्य क्या होगा? आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक आज्ञार्थक वाक्य क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य या वाक्यांश है। तब कौन सा जो त्रुटिपूर्ण है इसमें आपको बताना है। तब कौन सा त्रुटिपूर्ण होगा इसमें? तब इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण होगा? हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ऑप्शन ए वाला इसका त्रुटिपूर्ण वाक्यांश होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या बचाना? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तब वो कौन सा होगा? उच्छृंखल। क्या चीज? उच्छृंखल। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा।
कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी शेयर करें। साथियों, यहाँ पर आपको डेली यहाँ पर इम्पोर्टेंट टाइप की प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसलिए आप चैनल से ना जुड़ें, चैनल से जुड़ करके इससे जो पूर्व की वीडियो हैं वो जा कर के देख लें, जिनसे आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न अपना है कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तब ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो किया गया था जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है ये। तब कितना घनत्व है किसका? उत्तर प्रदेश का। तब ये कितना है? ये जो है 829 है। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तब ये कहाँ पर मिलती हैं? ये जो मिलती हैं देवप्रयाग में मिलती हैं, जो कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को समावेश किया गया। तब ये कहाँ किया गया था? ये जो किया गया था वह किया गया था मुंबई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। तब कौन सी वाणिज्य फसल है उत्तर प्रदेश की प्रमुख? वह है गन्ना। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर जो है किस जिले में स्थित है? तब ये किस जिले में स्थित है आलू वाला? तब ये जो स्थित है वह मेरठ में स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तब वह कौन थे? गुप्त राजवंश थे, पल्लव राजवंश थे, चोल वंश थे या चालुक्य वंश थे? तब ये कौन थे? ये जो थे पल्लव राजवंश था। कौन सा? पल्लव राजवंश था। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। जो मोटरसाइकिल होती है, मोटर गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल होती है, जो पीछे का जो दृश्य देखते हैं उसमें एक लेंस शीशा लगा हुआ होता है, तब उसमें कौन सा वो लगा हुआ होता है दर्पण? ये बताना है आपको। तब उसमें जो दर्पण लगा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? किसके द्वारा सोख लिया जाता है? गुर्दा, बड़ी आंत, पेट, छोटी आंत। तो किसके द्वारा सोख लिया जाता है? ये जो सोख लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है? क्या बताना? भारतीय संविधान जो है कैसा है? कठोर है बताना है कि कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला है, असंत कठोर और असता लचीला है। तब इसका सही जवाब होगा। तब ये कैसा होगा? तब ये कैसा होगा? तब ये जो होगा वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताना कि जो बांके बिहारी मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तब ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है बांके बिहारी का मंदिर वृंदावन में है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तब ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? B3 की कमी से कौन सा रोग होगा? तब इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? इसकी सब कमी से जो रोग होता है वह पेलाग्रा होता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है? अर्थात स्थित है। ये जो स्थित है यह प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो वह कौन सी ग्रंथि है जिसमें ये दोनों कार्य होते हैं? वह है अग्नाशय। कौन सी है?
अगनास है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, अर्थात अवस्थित है। तब ये कहाँ अवस्थित है, ये जो अवस्थित है हम्पी में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। बलबन के लिए, इल्तुतमिश के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए, रजिया बेगम के लिए। तब ये किसे श्रेय दिया जाता है, ये जो श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या चीज़ कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तब कौन सही सुमेलित नहीं है, जालौन कहाँ है, उरई ठीक है, भदोही कहाँ है, ज्ञानपुर में, कुशीनगर कौशाम्बी और अम्बेडकर नगर अकबरपुर। तब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तब कौन सा सुमेलित नहीं है, सी वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो वह कौन सा प्रथम विषय था भाई, जो विषय था वह साहित्य विषय था। और साहित्य विषय का यह पहला पुरस्कार किसे दिया गया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तब ये कितनी अवधि के लिए इनका निर्वाचन होता है, ये जो होता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद बताना आपको किस अनुच्छेद में दी गई है। ये जो दी गई है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तब ये किस जिले में अवस्थित है नोएडा। तब ये किस जिले में अवस्थित है, ये जो अवस्थित है वह गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, झूम किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम किसे कहते हैं बताना है आपको। तो झूम किसे कहते हैं, झूम एक कृषि पद्धति है, अर्थात ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, ये कहाँ पर लगता है। जो ये मेला लगता है, ये जो मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन हो फीडबैक हो कमेंट करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी शेयर करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तब ये किसे प्राप्त है, ये जो प्राप्त है संसद के लिए प्राप्त है। किसके लिए, संसद के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता, अर्थात छुआछूत से ये रोग नहीं फैलता। वह कौन सा है, वह है सिरोसिस। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तब वह कौन सा डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग पहाड़ी तटों के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा युग है जो कि सही नहीं है, वह आपका नहीं लिपुलेख उत्तराखंड। कौन सा सही नहीं होगा, लिपुलेख उत्तराखंड। ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। तब कितना फैला हुआ है भारत की भूमि का अक्षांश। तब ये जो फैला हुआ है 8 अंश 4 डिग्री उत्तर और 37 अंश 6 डिग्री उत्तर। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है। कौन है जो ये जनजाति से संबंधित नहीं, वह कौन नहीं है। गोंड भी नहीं है, थारू भी नहीं, जौनसारी भी नहीं, अर्थात इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक, इनका आपको मिलान करना है। तब क्या करना है, इनका क्या करना है, मिलान करना है। तब पहले का क्या होगा, पहले का आर्य समाज के कौन थे, आर्य समाज के कौन थे,
दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज कौन थे? आर्य समाज के कौन थे? आर्य समाज के जो थे वे कौन थे? दयानंद सरस्वती। और आपके ब्रह्मा समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय। और वेद समाज के कौन थे? वेद समाज के कौन थे? वेद समाज के थे केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू। कौन थे? श्रीधरलू। और प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्मारंग पांडु। तब इसलिए कौन सा ठीक हो जाएगा इसका? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी वाला, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तब ये किस में उल्लेख किया गया है? तब ये जो उल्लेख किया गया है वह सन्यासी विद्रोह में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही सुमेल है? क्या बताना है? किसके बीच सही सुमेल है? तो किसके बीच सही सुमेल? अशोक आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सही सुमेल नहीं है। स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही सुमेल नहीं, ये भी सही सुमेल नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये सुमेल है। ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।